हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 29 नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we have new chapter number 29, Natural Environment, Prakritik Paryavaran. The environment means everything that surrounds us, our house, garden, town, shops, hills, rivers, ocean, the air, soil, sunlight, etc. and also the plants and animals around us. इन्वायरमेंट वो सभी चीज़ें जो हमारे चारों ओर है, जैसे कि हमारा घर, बागीचा हो गया, टाउन शहर, दुकान, हिल्स, पहाड़ियाँ, नदियाँ, समुद्र, हवा, मिट्टी, सूर्य की किरणें इत्यादि और जो भी प्लांट्स मीन्स पौधे और जानवर हमारी ओर है वो सभी मिला के इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं. All living and non-living things that occur naturally on earth constitute the natural environment. जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं हमारे अर्थ पे वो सब मिला के नेचुरल एनवायरनमेंट का कंस्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. We also know that all living organisms are dependent on the environment for their survival. Their life is regulated by the environment and in turn they influence the environment. Thus the environment with all its components is a vibrant and intricate entity. तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद के सर्वाइवल के लिए हम अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहते हैं. उनका जो लाइफ है वो इन्वायरमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और जो कि इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट है वो वाइब्रेंट होते हैं. वाइब्रेट मीन्स full of energy and life and intricate means very complicated or detailed. Or next word is entity means a thing with distinct and independent existence. It means जो environment है उनका उसका जितना भी component है वो vibrant, intricate और entity है. We need to think twice before doing anything that would disturb the delicate balance between the environment and its various components. हम लोग जब भी कुछ करने जाते हैं तो हम लोग को करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जिसका कंपोनेंट है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है और ये जो बैलेंस करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है. But how do we know what effects our activities have on the environment? In order to nurture our environment, we need to understand its various components and their relationship. हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, अफेक्ट कर रहा है या नहीं. हम लोग अपने इन्वायरमेंट को नर्चर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसकी रिलेशनशिप को, इसकी कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से जानना होगा. Here is a graphical. So, graphical shows that natural environment. Here we have a topic that is ecosystem and its components. हम लोग ecosystems और उसके components के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. Living organisms draw their nutrition and oxygen for survival from the environment. In the process, plants and animals interact with each other and also their physical environment. Thus, an ecosystem may be defined as a biological environment consisting of all organisms living in a particular area as well as the non-living physical components of the environment with which the organisms interact. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन और अपना ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंट से लेते हैं. इस प्रोसेस में
इस प्रोसेस में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनका भी इंटरेक्शन होता है। इसलिए इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इको सिस्टम जो है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंसिस्ट करता है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और उसके साथ जितने भी नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के वो भी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। A.G. Tansley in 1935 put forward the concept of ecosystem. The word ecosystem is derived from the Greek word oikos meaning home and systema meaning system. तो A.G. टैंसले जिन्होंने 1935 में इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को सबके सामने लाया था। इसमें इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम पहले तो ये जान लीजिए कि जो इकोसिस्टम है वो ग्रीक वर्ड से लाया गया था जिसमें ओइकोस का मतलब होता है होम एंड सिस्टमा का मतलब सिस्टम। An ecosystem can either be natural or human designed. How are these two different from each other? जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर ह्यूमन के द्वारा भी डिजाइन किया हो सकता है। तो जो दोनों इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट क्या है, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है? All ecosystems that exist in nature are natural ecosystem. They can either be terrestrial or aquatic. Grasslands and deserts constitute the terrestrial ecosystem, while rivers, ponds, and oceans form the aquatic ecosystem. On the other hand, man-made or human-designed ecosystem is an artificial ecosystem. Examples: gardens, aquarium, crop-fields, etc. तो जितने भी इकोसिस्टम जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसे नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो ग्रासलैंड और जो डिजर्ट्स है वो सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं और जबकि जो रिवर्स, पॉन्ड्स और जो ओशियंस है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसिस्ट करते हैं। वहीं जो मैनमेड या फिर जो ह्यूमन डिजाइन इकोसिस्टम है उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए गार्डन, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स इत्यादि। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में और उसके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, अकॉर्डिंगली दे आर टर्म्ड एज अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मिलाकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज अबायोटिक एंड बायोटिक? सो हियर abiotic abiotic components are the non-living physical and chemical factors in the environment of an ecosystem. abiotic component non-living physical है और उसका जो chemical factors है वो ecosystem पे के environment पे depend रहता है। और जो biotic components है वो क्या है? Biotic components are the organisms which include plants, animals and microorganisms in an ecosystem. तो biotic system can be defined as जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि उसमें प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इकोसिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन्स आप इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हो, जो अबायोटिक है वो नॉन लिविंग फिजिकल है और जो बायोटिक है वो लिविंग बींग्स के बारे में है। ठीक है, लिविंग थिंग्स और उसमें अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। Here is the table 29.1 which shows components of the ecosystem. Abiotic components and biotic components. Abiotic components में क्या क्या दिया हुआ? Sunlight, temperature, precipitation, water or moisture, soil, air, etc. And biotic components में primary producers, herbivores, carnivores, omnivores, detrivores, etc. All of these components vary over space and time. You must have observed that plants of coastal regions, hilly areas, and deserts are distinctly different from each other. Do you know why? It is because each one has different abiotic components like temperature, soil, and moisture. Thus, we see that the abiotic components affect the various organisms in the environment. तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं कोस्टल रीजन्स में या हिली एरियाज में या फिर जो डिजर्ट्स में होते हैं वो एक दूसरे से काफी हद तक अलग होते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी प्लांट्स है उनका
वो डिपेंडेंट होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स पे, जैसे कि उनका टेम्परेचर, सॉइल एंड मॉइस्चर, जितने भी एरियाज है ये सब, उनके जो टेम्परेचर है या फिर सॉइल या जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। दैट्स वाई जो प्लांट्स होते हैं हिली एरियाज के या फिर कोस्टल रीजन्स के या फिर डेजर्ट्स के, वो एक दूसरे से काफी हद तक अलग होते हैं। Thus we see that abiotic components affect various organisms in the environment. इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। Here is the figure 29.1 which shows components of an ecosystem. These environmental factors, biotic and abiotic, are important in all the ecosystems. Can you now think how all living beings are totally dependent on the abiotic components of the environment? Yes, you are right. The green plants manufacture their food with the help of sunlight, carbon dioxide, and chlorophyll, the green pigment present in the leaves of the plants. The herbivores and carnivores, including humans, are dependent on the food produced by the plants. Plants, animals, and other organisms release back carbon dioxide, oxygen, water, and other nutrients into the environment. This is not only enriches the soil but also replenishes the atmosphere. You will read about this in the subsequent section. Thus, we can say that we all eat a bit of sunlight every day. तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है बायोटिक और जो अबायोटिक, वो इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट टर्म्स है। अब आप ये सोच सकते हो कि जितने भी लिविंग बींग्स है वो टोटली अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के। अब आप सही सोच रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के लिप्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। और जो हार्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं, ह्यूमंस को इंक्लूड करके, वो क्या करते हैं कि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स जो है वो खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स या फिर जो जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं, और जो वाटर और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है इन्वायरमेंट का उसे यूज करते हैं। दिस इज नॉट ओनली रिचेस द सॉइल बट ऑल्सो रिप्लेसेस। और ये जो हम लोग का जो तरीका होता है ये एक साइकिलिंग का तरीका है, साइकिलिंग मेथड है, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमेशा रिप्लेनिश होते रहता है, फुलफिल होते रहता है। और आप इस चीज को इस चैप्टर में सब्सिक्वेंट ऑर्डर से पढ़ोगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डेली सूरज का जो रोशनी होता है उसे हम लोग रोज डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। Biotic community. Biotic community refers to population of various kinds of organisms living together and sharing the same habitat. An ecosystem houses several biotic communities which interact with each other. For example, one can observe populations of different kinds of birds, insects, and many other animals on a tree, living in the same environment, mutually sustaining and interdependent. This assembly of different organisms constitutes a biotic community. Depending on the mode of nutrition, members of a biotic community are categorized into autotrophs, heterotrophs, and saprotrophs. तो बायोटिक कम्युनिटी किसे बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी उस जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ अपना हैबिटेट को शेयर करते हैं। इस चीज को बायोटिक कम्युनिटी बोला जाता है। और जो इकोसिस्टम होता है वो बायोटिक कम्युनिटीज का घर होता है, जो कि जिसमें वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जितने भी बर्ड्स के जो पॉपुलेशन हो गए, इंसेक्ट्स के हो गए या फिर जो अदर एनिमल्स है, वो क्या करते हैं पेड़ पे निर्भर रहते हैं अपने घर के लिए। फिर जितने भी जो सेम एनवायरमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ म्यूटेट करते हैं, सस्टेन करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं
और उनका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कम्युनिटी का, वो कैटेगराइज होता है ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। ये 3 कैटेगरी है, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोस मीन्स फीडर, यानी कि इसका मतलब ये जो ऑटोट्रॉप्स है उसका मतलब सेल्फ फीडर। You know that all plants except for a few parasitic plants can manufacture their own food by the process of photosynthesis. But do you know that there are certain organisms that do not utilize sunlight yet can manufacture their food by the process of chemosynthesis? तो क्या आप जानते हैं कि जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स को छोड़ के वो अपना खाना खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिज्म है, सर्टेन ऑर्गेनिज्म, वो भी अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमोसिंथेसिस। वो केमोसिंथेसिस करके अपने खाने को खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो केमोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो अपना खाना बनाते हैं वो इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। Since the plants provide food to all the living animals directly or indirectly, they are also called producers. क्योंकि जो प्लांट्स है वो जितने भी एनिमल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में खाने को प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी बायोटिक सिस्टम एज दे ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर ऑल। ऑटोट्रॉप्स है वो बायोटिक सिस्टम में क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसके बाद खाने का मैन्युफैक्चर करते हैं सबके लिए। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स द ऑटोट्रॉप्स आर मेनली द रूटेड प्लांट्स, व्हाइल इन aquatic ecosystem floating plants called phytoplankton and shallow water rooted plants called macrophytes are the examples of autotrophs. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं मेनली जिनका प्लांट्स जो रूटेड होता है, और aquatic इकोसिस्टम में जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है, और जो उनका जो रूट होता है वो शैलो होता है, यानी कि वो डेप्थ में जाके रूटेड नहीं होता है, और उन्हें मैक्रोफाइट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जितने भी ऑटोट्रॉप्स है वो सारे इसके एग्जाम्पल में आ गए। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोस मीन्स अदर, प्रोफोस मीन्स फीडर। हेट्रोस मीन्स अदर हो गया एंड प्रोफोस मीन्स फीडर, यानी कि डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। Heterotrophs are called consumers which feed on plants and animals. Consumers include herbivores that eat plant material and carnivores which eat other animals. तो heteros means तो other हो गया and trophos means feeder। इसे heterotrophs को consumers बोला जाता है जो कि plants और animals पे अपने खाने के लिए depend होते हैं। Consumers को मिला के क्या हो गया, हार्बीवोर्स हो गए जो प्लांट मटेरियल खाते हैं, और कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोस मीन्स रॉटन एंड ट्रोफोस मीन्स फीडर, यानी कि जो क्या करते हैं, फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। सेप्रोट्रॉप्स आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स feed on dead and decaying matter. They break down the complex organic compounds of dead plants and animals into simpler forms and return them back into the environment. Decomposers form an important link between the living and non-living component of the ecosystem. Some bacteria and fungi belong to this category. तो सेप्रोट्रॉप्स को क्या बोला जाता है कि डिकम्पोजर्स बोला जाता है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है डेड प्लांट्स या एनिमल्स का, उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज करते हैं, उसके बाद फिर उसे इन्वायरमेंट को बैक कर देते हैं। डिकम्पोजर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में इकोसिस्टम के, और इसके जो एग्जाम्पल में हो गए कुछ बैक्टीरिया और फंगी हो गए। ठीक है, here is a flow chart which shows the members of a biotic community. Pond is a good example of an ecosystem to understand the concept of abiotic and biotic components and their relationship. A pond has 3 different layers: top, middle, and bottom. All the 3 layers differ greatly from each other in terms of temperature, light conditions, oxygen content, and other factors that affect the lives of the biotic components living in it. If you have taken a dip in a pond,
then you must have experienced that the temperature of the water at the top is different from its deeper layers. तो पॉन्ड एक अच्छा एग्जांपल है इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट के, जिसमें अबायोटिक एनबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। एक जो पॉन्ड है उसका 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, और ये जो तीनों लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनमें टेम्परेचर उनका अलग होता है, उनका जो लाइट कंडीशन है वो अलग होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो भी अलग होता है, और ये जो सब चीज है वो उसमें लाइफ को अफेक्ट करता है, बायोटिक कंपोनेंट्स के, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं पॉन्ड में। अगर आप पॉन्ड के डीप में जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि वाटर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है और टॉप लेवल में टेम्परेचर कैसा है। Figure 29.2 shows the biotic and abiotic components of an ecosystem. Water, dissolved oxygen, carbon dioxide, minerals, soils and stones are the abiotic components. तो फिगर जो 29.2 है वो क्या शो कर रहा है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को। इसमें वाटर जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सॉइल्स एंड स्टोन जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है। A natural pond also has thousands of different species of plants and animals living together. जो natural pond होता है उसमें thousands of different species होते हैं plants और animals के, जो कि एक साथ रह रहे होते हैं। Some are microscopic, that is, these are too small to be seen with the naked eye, while some others are macroscopic. कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि हम लोग अपने नेक्ड आई से उन्हें देख नहीं पाते, और कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं जिन्हें हम आराम से देख सकते हैं। These constitute the biotic components, और ये सब मिला के बायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। Greater the number of species present in the pond, the stronger and healthier it is. Here living things are born, they live, breathe, feed, excrete, move, grow, reproduce, become food for others and die within the pond. इसमें क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो जन्म लेते हैं, फिर लाइफ मतलब कि जीवित रहते हैं, उसके बाद फिर ब्रीथ करते हैं, फीड करते हैं, खाना खाते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसके बाद फिर मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बन जाते हैं, और फिर पॉन्ड के अंदर ही मर जाते हैं। ठीक है, here is the figure 29.2 which shows the pond ecosystem showing the biotic and abiotic component. Food chain and food web. Observe figure 29.2. You can make out that organisms form a chain of eating and being eaten. In the figure, you can see that small fish is feeding on phytoplankton, which in turn is being eaten by a bigger fish. This constitutes the food chain. आपने अगर फिगर 29.2 को केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोग इसके बारे में जरूर अवेयर हो गए होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो खाने का तरीका है वो फूड चेन के रूप में है, या तो वो किसी को खा रहे होते हैं या फिर वो किसी के द्वारा खा लिए गए होते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे जो स्मॉल फिश है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं, और उसके बाद जो स्मॉल फिश है उन्हें बिग फिश खा ले रही है, और ये सब जो मिला के फूड चेन का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। A simple food chain basically consists of producer, herbivores and carnivores. और simple food chain में क्या होता है, producers होते हैं, herbivores होते हैं, carnivores होते हैं। Just like the pond, a simple food chain in a terrestrial ecosystem links the trees and shrubs producers, the giraffes, herbivores that eat trees and shrubs, and the lions, carnivores that eat the herbivores. तो एक simple food chain में बेसिकली क्या क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये तो हम लोग समझ गए। अब जैसे कि पॉन्ड है उसमें जो सिंपल फूड चेन होता है वो टर्रेस्ट्रियल इकोसिस्टम को लिंक करता है, ट्रीज जैसे कि श्रब्स जिसके प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, जो जिराफ्स है वो हार्बिवोर्स होता है जो कि ट्रीज और श्रब्स को खाता है, उसके बाद जो लायंस है वो कार्निवोर्स होता है, वो जिराफ को खाता है। ठीक है, मतलब कि वो जो भी हार्बिवोर्स एनिमल्स है उसे कार्निवोर्स खाते हैं। Each link in this chain is food for the next level and is said to be a particular trophic level. Propose means feeding. तो इस लिंक में क्या है कि जितने भी फूड चेन में जो एक लेवल का जो एनिमल्स है वो दूसरे लेवल उसके हायर लेवल का एनिमल्स उसे खा लेता है, और इस चीज को ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। ट्रॉफोस मीन्स होता है फीडिंग।
इन द एग्जाम्पल ट्रीज एंड shrubs आर द प्रोड्यूसर्स एंड ऑक्यूपाई ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। इसमें क्या है कि जो ट्रीज और जो shrubs है वो खाना को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला गया, और ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में, और जो जिराफ है वो ट्रॉफिक लेवल सेकंड में है, जबकि जो लैंड है वो ट्रॉपिक लेवल के थर्ड को नंबर को ऑक्यूपाई कर रहा है। As food provides energy, food chain may be defined as succession of energy organisms in an ecological community that constitutes a passing on of food energy from one organism to another as each consumes a lower member and in turn is spread upon by a higher member of the food chain। क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलता है, तो फूड चेन को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो लोअर लेवल का होता है उसे हायर लेवल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, इस चीज को फूड चेन बोला जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल डिफिनेशन ऑफ फूड चेन, जिसमें जो लोअर लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, उसे फूड चेन बोला जाता है। Different types of food chain can exist in an ecosystem. The example given below will help you to understand the various food chains. तो जो फूड चेन होता है इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नीचे एग्जांपल दिया गया है फूड चेन के बारे में। Grazing food chain is found both in aquatic as well as grassland ecosystem. It is the most common food chain found in the terrestrial ecosystem. तो grazing food chain कहाँ पे पाया जाता है? aquatic में भी पाया जाता है और grassland भी इकोसिस्टम में भी पाया जाता है, और ये कॉमन फूड चेन है जो कि ट्रस्टियल इकोसिस्टम में पाया जाता है। फूड चेन इन ट्रस्टियल इकोसिस्टम, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ट्रस्टियल इकोसिस्टम का फूड चेन दिया गया, जिसमें ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को वल्फ ने खाया, वल्फ को टाइगर ने खाया। नेक्स्ट वन में है एक्वेटिक, नहीं सॉरी, ये भी ग्रास ग्रेजिंग का ही है, इसमें ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को हॉक ने खाया। नेक्स्ट वन इज फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, में जो फाइटोप्लैंक्टन उसे अमीबा ने खाया, अमीबा को ऑक्टोपस ने, ऑक्टोपस को सील ने और सील को व्हेल ने। यहाँ पे आप लोग देखो सेकेंड नंबर में जो फाइटोप्लैंक्टन उसे जूम्प्लैंक्टन ने खाया, उसके बाद उसे प्रॉन ने कंज्यूम किया, प्रॉन के बाद मॉस्किटो, मॉस्किटो के बाद स्मॉलर फिश को बिगर फिश ने खाया, बिगर फिश को क्रोकोडाइल ने खा लिया। दिस वाज द फूड चेन बोथ इन terrestrial and aquatic ecosystem. Detritus food chain. This type of food chain starts from dead organic matter. The dead organic matter is broken down into simple nutrients by microorganisms like fungi and bacteria. These simple nutrients and decomposers are then consumed by smaller carnivores, which in turn become food for larger carnivores. तो detritus food chain में क्या होता है कि ये dead and decaying organic matter से start होता है। इसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपल न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कि जो फंगी और बैक्टीरिया। उसके बाद जो इनसे जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं उन्हें स्मॉलर कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर वो स्मॉलर कार्निवोर्स को लार्जर कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। हियर इज द फिगर शोइंग detritus food chain. Microorganisms feed on dead and decaying organic matter. उसे अर्थवॉर्म ने कंज्यूम किया, अर्थवॉर्म के बाद फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने कंज्यूम किया, स्नेक को पिकॉक ने कंज्यूम किया। A similar detritus food chain also exists in ecosystem. और ये तो था terrestrial ecosystem, और जो ऐसा जो food chain है वो aquatic ecosystem में भी exist करता है। However, most animals form a part of more than one food chain and eat more than one kind of food in order to meet their food and energy requirements. These interconnected food chains form a food web. हम लोग food chain तो समझ गए कि इसमें जो food chain में जो भी फूड था उसका सक्सेशन हो रहा था लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल। अब फूड वेब है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा तरह का फूड खाते हैं ताकि उनका जो फूड है और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और उसका जो फॉर्मेशन होता है वो फूड वेब बनाता है। Here is the figure 29.3 which shows food web. इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, इसलिए ये फूड वेब है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फूड चेन और फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है। They help to maintain ecological balance. They help in understanding the feeding relations among organisms. Energy flow and nutrient cycles take place through them. तो
पहला तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, फिर दूसरा कि जो उनका जो फीडिंग रिलेशंस होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फूड खा रहा है, और जो एनर्जी फ्लो होता है और जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो एक दूसरे में चलता रहता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो कैसे करता है। We know that food provides energy, and thus in a food chain, energy is passed from one link to another. This energy flow is unidirectional, that is, the energy which is transferred from one trophic level to the next does not come back. When a herbivore eats, only a fraction of the energy that it gets from the plant food becomes new body mass. The rest of the energy is lost as heat or is used up by the herbivore to carry out its life processes. Example: movement, digestion, respiration, reproduction. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी फूड एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करवाता है फूड चेन से, वो क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो रहता है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मीन्स जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाता है, लेकिन उसका वो एनर्जी वो वापस नहीं आता है। जब एक हार्बिवोर्स प्लांट्स खाता है तो क्या होता है कि वो एक न्यू बॉडी मास में चेंज हो जाता है, और जितना भी जो एनर्जी होता है वो लॉस्ट हो जाता है हीट के रूप में, या फिर उनका जो प्रोसेस है हार्बिवोर्स का जो प्रोसेस था, जो कि वो मूवमेंट कर रहे थे, डाइजेशन कर रहे थे, रेस्पिरेशन कर रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे, उसमें उनका एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा था। Therefore, when the herbivore is eaten by a carnivore, only a small amount of total energy is received by the carnivore. इसलिए जब भी एक जो हार्बिवोर से वो कार्निवोर के द्वारा खा लिया जाता है, तो उनका जो एनर्जी होता है जो कार्निवोर्स को मिलता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है, क्योंकि वो लाइफ प्रोसेसेस में लॉस्ट हो जाता है। Of the energy transferred from the herbivore to the carnivore, some energy will be lost as heat or used up by the carnivore. The carnivore then has to eat many herbivores to get enough energy to grow. तो जब कार्निवोर हार्बिवोर्स को खाते हैं तो उसमें से उनको कुछ ही एनर्जी मिल पाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस्ट हो चुका होता है। तो जो कार्निवोर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे हार्बिवोर्स को खाना पड़ता है ताकि उन्हें एनफ एनर्जी मिल सके ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लॉस्ट एट ईच लिंक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड गेट्स लेसर एंड लेसर एज वी गो अप द फूड चेन। क्योंकि इसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, जिसमें एनर्जी लॉस हो जाते हैं हर एक लिंक तक आते आते, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो छोटे बहुत ही कम होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग फूड चेन के हाई लेवल पे जाएंगे, वैसे वैसे जो एनर्जी का लॉस होते चला जाएगा। Here is the figure 29.4 which shows energy flow. यहाँ पे एनर्जी फ्लो का एक चार्ट दिया गया हुआ है, आप इसको केयरफुली देख लेना। In figure 29.5, energy flow at different trophic level in an ecosystem. Boxes indicate standing crop biomass and pipes equal to indicate the energy flow. तो इसमें आपको एनर्जी फ्लो दिखाया गया है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इकोसिस्टम के में डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल्स है उनका जो एनर्जी है वो कैसे उनको मिल रहा है। Try to understand this flow chart. Here is the in-text question 29.1. Try to solve all the questions. Biogeochemical or nutrient cycles. There is a constant need of nutrients by the biotic community for their survival, and they take this from the environment. Nutrients in the form of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, phosphorus, sulfur, or water exist in a definite amount in the environment. The amount of these nutrients, however, varies in different parts of an ecosystem at a given time. But these elements are never lost, and nature has its own method of replenishing them in a cyclic manner.
The movement of these nutrients in a cyclic manner in the environment constitute the biogeochemical cycles. तो हम लोग को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एनर्जी के लिए। तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट से हमेशा लेते रहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और वाटर के, जो कि डिफरेंट अमाउंट में इन्वायरमेंट पर प्रेजेंट होता है। और जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में इकोसिस्टम के अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ये एलिमेंट्स है वो कभी लॉस्ट नहीं होते, बिकॉज जो नेचर है वो उनका अपना मेथड होता है इस चीज को रिप्लेनिश करने का, वो साइक्लिक मैनर में से रिप्लेनिश करते रहते हैं। और जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिक मैनर में, उन्हें क्या बोला जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। Thus, a biogeochemical cycle is the cycle in which nitrogen, carbon, and other inorganic elements of the soil, atmosphere, etc. of origin are converted into the organic substances of animals or plants and released back into the environment. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और जितने भी अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जैसे कि सॉइल, एटमॉस्फेयर, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कन्वर्ट होते हैं। और जो एनिमल्स या जो प्लांट्स है वो अपना जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो अपने इन्वायरमेंट में रिलीज बैक करते रहते हैं। It is a cyclic pathway by which a chemical element or molecule moves through the environment, unlike energy flow, which is a unidirectional. तो ये एक साइक्लिक पाथवे जिसमें जो जितना भी केमिकल एलिमेंट्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते रहता है। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी अ फ्यू ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसमें से जो कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दिए गए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन साइकिल। हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। The carbon cycle is the biogeochemical cycle by which carbon is exchanged between soil, water and atmosphere of the earth. जो कार्बन साइकिल है वो एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें जो कार्बन है वो सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर के बीच में उसका साइक्लिंग होते रहता है। It is the most important cycle of the earth and allows for carbon to be recycled by all of its organisms. और एक ये जो साइकिल है वो इम्पॉर्टेंट है अर्थ के लिए। ये इससे क्या अलाउ करता है, जो कार्बन है उसका रिसाइकलिंग होते रहे ऑर्गेनिज्म के बीच में। इट जस्टिफाइज द सेइंग व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और हम लोग यहाँ पे ये चीज सही हो रहा है कि जो भी जाता है वो वापस जरूर आता है। Here is the figure 29.6 which shows carbon cycle. After studying the carbon cycle, can you think of any two ways by which human activities have been interfering with nature's carbon cycle? तो आपने कार्बन साइकिल को पढ़ा, तो उसके पढ़ने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा जो ह्यूमन का एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी बताना है जिससे कि जो नेचर का जो कार्बन साइकिल है उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। और आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। नाइट्रोजन साइकिल। अब हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? Nitrogen cycle is the biogeochemical cycle that describes the transformation of nitrogen and nitrogen containing compounds in nature. नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। Atmospheric nitrogen is the biggest source of nitrogen. Green plants absorb nitrogen in the form of nitrates and nitrites from the soil and water. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का बिगेस्ट सोर्स है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में सॉइल और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन व्हेन दे फीड अपॉन प्लांट्स। और एनिमल्स कहाँ से नाइट्रोजन गेन करते हैं, जब वो प्लांट्स को फीड करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। Here is the figure 29.7 which shows nitrogen cycle.
द नाइट्रोजन साइकिल कैन बी स्टडीड इन 5 स्टेप्स। हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को 5 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एज वी कैन सी इन द फिगर अबव, नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड इनटू 2 वेज। हम लोगों ने फिगर देखा, उसमें से जो नाइट्रोजन है उसको 2 वेज में फिक्स किया जा सकता है। एक लाइटनिंग ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मेशन, जब लाइटनिंग होता है क्लाउड फॉर्मेशन के दौरान तब किया जा सकता है। Nitrogen and oxygen combine with each other to form oxides of nitrogen in the atmosphere by lightning. तो जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कैसे कंबाइन किए जा सकते हैं? जब हमारा जो लाइटिंग होता है क्लाउड फॉर्मेशन के दौरान, तो उस टाइम जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल एंड वाटर। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो रेन में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब बारिश पड़ने के बाद जब बूंदे जो धरती पे गिरती है वो अर्थ सरफेस पे आते हैं, और उसके बाद वो सॉइल और वाटर के पार्ट्स बन जाते हैं। Free living microorganisms present in the soil and by the symbiotic bacteria in the root nodules of certain leguminous plants. Microbes like the blue-green algae and bacteria fix the atmospheric nitrogen into nitrites and nitrates. These nitrogenous compounds are then released into the soil. तो जो free living microorganism होते हैं जो कि soil और में प्रेजेंट होते हैं, और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में फिक्स करते हैं, और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो फिर सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन? Plants absorb nitrogen in the form of nitrates to prepare amino acids. This nitrogen is then taken up by the animals in the form of proteins through the food chain. जो plant है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप और अमीनो एसिड्स के रूप में एब्जॉर्ब करता है, और ये जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स के द्वारा ले ली जाते हैं जो कि प्रोटीन्स फूड चेन में प्रोटीन्स के रूप में वर्क करते हैं। Third one is ammonification. The proteins in the body of the animals are broken down into simpler form like urea and ammonia. तो जो animals होते हैं उनके अंदर जो proteins होता है वो simpler form में break down होते हैं यूरिया और अमोनिया के form में। These are then removed from the body along with urine and excreta. और इसके बाद इसे body से remove किया जाता है किस form में? urine और excreta के form में। Dead plants and animals also return nitrogen to the soil as ammonium compounds. और जो dead plants और जो animals होते हैं वो भी nitrogen को return कर देते हैं soil में ammonium compounds के form में। These ammonium compounds are then converted to ammonia by ammonifying bacteria. और जो ये ammonia compounds होते हैं उन्हें फिर से ammonia में convert कर दिया जाता है through the help of ammonia-fine bacteria. And the fourth one is nitrification. Conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. तो जो अमोनिया का जो कन्वर्जन होता है नाइट्रेट्स में उसे नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोजोबैक्टर एंड नाइट्रोजोमोनास फाउंड इन द सॉइल कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जैसे नाइट्रोजोबैक्टर और जो नाइट्रोजोमोनास है वो क्या करते हैं? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। Some other bacteria present in the soil convert ammonia into nitrates. और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं soil में जो present होते हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। Some of these nitrates and nitrites are again taken up by the plants for their nutrition. और इसमें से जो कुछ नाइट्रेट्स और जो नाइट्राइट्स होते हैं वो फिर से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। Here is nitrifying bacteria which is Nitrozobacter and Nitrosomonas, and they convert ammonia to nitrate. Dendritification. Dendritifying bacteria like Pseudomonas and Clostridium living in the soil reduce the soil nitrites and nitrates into the nitrogen which is returned back into the atmosphere. तो जो dendritifying bacteria जैसे कि Pseudomonas है या फिर Clostridium है वो soil में रहते हैं और क्या करते हैं? नाइट्राइट्स और नाइट्रोजन का soil से reduce करते हैं और नाइट्रोजन को जो कि एटमॉस्फेयर में वो रिटर्न बैक कर देते हैं। यहाँ पे डेंड्रिटिफाइंग बैक्टीरिया विच इज Pseudomonas and Clostridium and which reduce nitrates and nitrogen to nitrogen. जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन में। वाटर साइकिल।
You all know that water is very essential for all living organisms, but the earth has a limited amount of water. The water keeps going from one component of an ecosystem to another component in a cycling manner, which is called a water cycle. तो आप ये जानते हैं कि जो वाटर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इसेंशियल है, लेकिन जो अर्थ वहाँ पे जो वाटर का जो वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये जो वाटर है वो क्या करता है कि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में साइक्लिक मैनर में घूमते रहता है, जाते रहता है। इस चीज को वाटर साइकिल बोलते हैं। Here is the figure 29.8 which shows water cycle. How water gets cycling. Okay. The next topic is, here is the index question 29.2. The next topic is ecosystem services. Have you ever given a thought how the ecosystems are valuable to us? We can benefit from some of the resources of our natural ecosystem free of cost. Example, we take in oxygen, plants take in carbon dioxide from the environment. The forests, rivers, and oceans control the climate. There is also a natural check on the pests by the predators and parasites, thus keeping the diseases under control. तो आपने कभी सोचा कि जो इकोसिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है? कैसे? हम लोग बहुत सारे बेनिफिट गेन करते हैं हमारे इकोसिस्टम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना एक भी रुपए के। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने इकोसिस्टम से, और जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, और जो फॉरेस्ट, रिवर्स, जो ओशियंस है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, और वहाँ पे नेचुरल चेक के लिए बहुत सारे पेस्ट और जो प्रीडेटर्स है, पैरासाइट्स है, वो भी बहुत सारे डिजीज को अंडर कंट्रोल रखते हैं। कैन यू लिव विदाउट टेकिंग फूड और वाटर? नो। वेयर डू यू गेट देम फ्रॉम? क्या आप बिना पानी और खाने के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ये कहाँ से प्राप्त करते हो? राइट, प्लांट्स एंड algae trap solar energy for photosynthesis and produce food for all living organisms. Water, minerals, biomass, fuels, wood for fuel and for constructing houses required for our daily needs are all provided by the environment. तो हम लोग का जो भी मतलब वाटर हो गया, जो मिनरल्स हो गया, एक मिनट, जो हम लोग जो खाना खाते हैं, बिना खाना के तो हम लोग रह नहीं सकते, बिना पानी के रह नहीं सकते। हम लोग इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? सही है कि हम लोग इसे प्लांट्स और एल्गी से प्राप्त करते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। जो वाटर है, मिनरल्स है, बायोमास, फ्यूल्स है, वुड है, ये वुड किस लिए काम आता है? फ्यूल के लिए आता है, और हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये सब हमारा डेली नीड्स है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए के द्वारा हम लोग के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। Think of many more services that are provided by our environment and list them below. और आप लोग ऐसे और भी सर्विसेज के बारे में सोचो जो कि हमें हमारा environment प्रोवाइड करता है, और आपको यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन करना है। Although our environment provides us with so many valuable resources free of cost, the need of the hour is to appreciate its value and judiciously utilize the services so that we can leave them for our future generation. तो हम लोग तो ये तो पता चल गया जितने भी इन्वायरमेंट में जो जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमें दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया जाता है। तो ये हमारा काम बनता है कि हम इसे इस वैल्यूएबल रिसोर्सेज को अप्रिसिएट करें, उसे जुडिशियली यूज करें, ताकि जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये चीज बचा रह सके। वेल, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।